मैं धीरू ठाकुर, सेक्रेटरी DLSA सिरमौर एट नालसा, हिमाचल प्रदेश से अपने सारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, लॉ के स्टेक होल्डर्स का अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत और जो बतौर सेक्रेटरी मुझे ट्रेनिंग मॉड्यूल दिए गए हैं, तो हम लॉ को इस तरीके से एक पिरामिड के रूप में या टूल्स के रूप में या पैम्फलेट के रूप में अलग अलग इन्फॉर्मेशन और इन्फोटेनमेंट के तहत, एडुटेनमेंट के तहत आप लोगों को सेंसिटाइज करें, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एम्पैथी, स्क्रपल क्रिएट करें, ताकि समाज में खासकर इंडिया और भारत का जो कैज़म हुआ है, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने हाल ही में कहा कि इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन लॉ बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम वर्नाक्यूलर में, लोकल भाषा में, आसान शब्दों में कानून को इतना आसान बना दें कि केवल लॉयर्स को या रिमांड काउंसिल या पैनल लॉयर्स को नहीं, लॉ के स्टूडेंट्स को नहीं, बल्कि आम इंसान, सिविक सोसाइटी को भी एम्पावरमेंट हो। ये सपना जब तक साकार नहीं होगा, लॉ ट्रिकल डाउन नहीं करेगा, तो गांधी जी के जो सबसे कमज़ोर वर्ग तक हमारे को पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बनाना है, वो कभी सपना साकार नहीं होगा। इस सपने को पूरा करने के लिए मैं आपको ले जाना चाहता हूँ आज हिंदू मैरिज एक्ट के बेसिक फ्रेमवर्क की ओर। 10 मिनट के इस वीडियो में आप सबसे पहले देखें, आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है कि इसमें केवल 6 चैप्टर हैं और 30 सेक्शंस हुआ करते थे, जो अब केवल 29 रह गए, क्योंकि 30th को काट दिया गया था, यानी रिपील कर दिया गया। 18/5/1955 को ये इन्फोर्स होता है पूरे भारत में, मगर पर्सनल लॉ होने के कारण ये केवल हिंदुओं पे, यानी 84% ऑफ इंडियन सिटीजन्स पे लगता है। 6 चैप्टर्स में हम डिटेल में अगर जाएंगे तो हमें भारत में शादियां कैसे करवाते हैं, शादी के एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं, डिवोर्स कैसे करवाते हैं, कौन सी शादी वॉइड होती है और कौन सी वॉइडेबल, क्या शादी के बाद तलाक ही एक आंसर है या फिर जुडिशियल सेपरेशन भी कोई रेमेडी है, अगर पत्नी अपने धर्म को पूरा नहीं करती तो क्या पति के पास भी कोई राइट है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स का, क्या केवल भारतीय लीगल सिस्टम पतियों को रिसीविंग एंड पे रखकर केवल लड़कियों का सुनती है, या फिर एक पति भी अपनी पत्नी से मुआवजा या मेंटेनेंस, नॉट मुआवजा बट मेंटेनेंस पा सकता है। बच्चे की कस्टडी के लिए या स्त्री धन के लिए क्या हमें एक ही जज साहब के पास जाना है या अलग अलग। मैं अगर बताऊं कि भारत में अगर कोई एक्ट जिसको मैं कोड कह सकूं, क्योंकि नॉर्मली कोड कंप्लीट होता है अपने आप में और एक्ट को कईयों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फैमिली लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, ये सब हम इसी टेक्नोलॉजी से आगे पढ़ेंगे। DLSA आपको इस तरह के इनोवेटिव टूल्स के साथ लगातार सेंसिटाइज करेगा, मगर आज हम केवल बेस में जाते हैं कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये कहाँ से आया और क्या ये एक नया चीज़ है, 1955 की ईजाद है। तो आप देखेंगे नहीं, आप गृह सूत्रा में जाएं या स्मृति में जाएं, स्मृति मतलब मेमोरी बेस्ड, श्रुति मतलब सुनकर, तो मनुस्मृति और कई ऐसे सूत्राज हैं जैसे गृह सूत्राज, अर्ली वैदिक पीरियड हो या हड़प्पन सिविलाइजेशन या समुद्रगुप्ता यानी गोल्डन या क्लासिक एज ऑफ हिंदूज, इन सब में आप देखते हो शादी कैसे करते हैं, सिंदूर कैसे लगाते हैं, सप्तापदी 7 फेरे कैसे लेते हैं। पार्वती माँ और शंकर जी ने भी जो किया वही आज भी 10,000 साल की सिविलाइजेशन को 1955 में जगह मिली। राव कमेटी ने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 1947 में यानी जब देश आज़ाद हुआ उसमें ये सारी बातों को डाला। सेलेक्ट कमेटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1948 यानी कि संविधान बनाने वाली जो सेलेक्ट कमेटी थी उसमें भी, और फिर 59th लॉ कमीशन रिपोर्ट यानी कि 59th लॉ कमीशन रिपोर्ट ने भी भारत में जो एनोमली थी, 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज भी हैं हमारे पास, इसीलिए वैरायटी तो है, लेकिन उनको यूनिफॉर्म करें ताकि आर्टिकल 44 का अल्टीमेट सपना कि भारत में एक ही सिविल कोड हो, क्योंकि क्रिमिनल लॉ यानी इंडियन पिनल कोड या CRPC तो ना हिंदू देखता है ना मुसलमान, मगर पर्सनल लॉ आज भी क्रिश्चियन का अलग है, पारसी का अलग है,
सिख डीम्ड हिंदू होने के बावजूद आनंद मैरिज एक्ट के अंदर, आनंद कर्ज के अंदर शादी करते हैं और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की इंटीग्रिटी यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशल मैरिज एक्ट, बॉम्बे अगर मूवी देखी हो आपने तो एक मुसलमान और हिंदू किताबिया और नॉन किताबिया शादी करते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में यानी कि इस SMA में ही रजिस्टर करवा सकते हैं। और कमरा यानी कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, इसको पोकमा के साथ पढ़ना चाहिए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। ये कमरा और पोकमा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप जाने की कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है। स्मृति राव कमेटी के बाद आपके स्क्रीन पर है अब आर्टिकल 15 का 3, और आर्टिकल 15 का 3 लड़कियों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाता है। और इसीलिए जब हम ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर केवल लड़की सेक्शन 19 में खुश होती दिखेगी, जिसको सेक्शन 15 और 20 CPC के साथ भी पढ़ते हैं। यहाँ मर्द खुश नहीं हो रहा, लेकिन मेंटेनेंस की जब बारी आती है तो पूरे भारत में केवल सेक्शन 25 है जिसमें कि एक हिंदू हस्बैंड को पत्नी से पैसा लेने का अधिकार है। और सेक्शन 24 में बच्चा भी दिखाया है, लेकिन 25 में बच्चे को गायब किया है। यानी बच्चे को हिंदू मैरिज एक्ट के किसी भी पिटीशन में पैसा मिलता है, लेकिन केवल एंटरिम तौर पर, जब केस पेंडिंग हो। डिस्पोज ऑफ करते समय बच्चे को एक भी पैसा नहीं है, उसके लिए CRPC के चैप्टर 9 में सेक्शन 125 to 128 में जाना पड़ता है, या फिर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में। ये छोटी छोटी बारीकियां इस एक्ट को बहुत खूबसूरत बनाती हैं, मगर डिटेल में हम बाद में देखेंगे। फिलहाल बेस हमने देखा स्मृति, गृह स्मृति, राव कमेटी या 59th लॉ कमीशन, और आर्टिकल 15 का 3, 39 का E&F, आर्टिकल 25 to 28 यानी कि सेकुलर देश के जितने भी फीचर्स हैं, और आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 51A का E, F और I यानी कि लड़कियों के अगेंस्ट कोई गलत बात नहीं कहनी। ये बात हमें दिखता है जब हम डिवोर्स के ग्राउंड को देखेंगे। F का मतलब अपने कल्चर को प्यार करो, और आज भी हमने देखा कि गृह सूत्रा और स्मृति में शादी करने का जो तरीका है सप्तापदी, उन सब को हमने रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन कुछ चीज़ों को हमने ख़त्म भी किया है। सेम गोत्रा में शादी नहीं करना, या ये सब कस्टम और हिंदू मैरिज एक्ट जब भी कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो नॉर्मली कस्टम प्रिवेल करेगा, लेकिन वो तभी प्रिवेल करेगा जब वो कंसिस्टेंट हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, फिर चाहे वो एक ही फैमिली फॉलो करती हो, वो एंशियंट होना चाहिए यानी कि टाइम इमेमोरियल से फॉलो होना चाहिए। ये फॉकजीस्ट की जो थ्योरी थी सेविग्नी साहब की, कि हमें पर्सनल लॉ में ध्यान देना चाहिए। जो रोम भी ये गलती नहीं करती थी, वो हमेशा जहाँ पर भी साम्राज्यवाद करती थी लोगों के पर्सनल लॉ को डिस्टर्ब नहीं करती थी, जिससे लोग जो हैं वो रिवोल्ट नहीं करते थे। यानी देश की स्टेबिलिटी के लिए जब तक देश अवेयर ना हो और देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सोशल सिक्योरिटी, सॉलिडेरिटी फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड इनकी तरह ना आ जाए, तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना समझदारी नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन के सारे चीज़ों के बाद अब हम बारी बारी देखेंगे कि ये कितने चैप्टर्स में बटा है। आज हम केवल फ्रेमवर्क देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में। तो आप देखें 6 चैप्टर थे, तो ये है चैप्टर 1, फिर है चैप्टर 2, 3, 4, फिर है चैप्टर 5 और फिर है चैप्टर 6। लेफ्ट हैंड साइड में आप ये देख सकते हैं। तो चैप्टर 1 में हम देखें कि केवल आपके स्क्रीन पे है केवल 1 to 4 सेक्शंस हैं, और 1 to 4 सेक्शन में अगर हम चलें तो पहला सेक्शन केवल पर्सनल लॉ क्या होता है, ठीक है, और ये केवल हिंदू लॉ पे ही लगेगा। सिख और बुद्ध और जैन ये डीम्ड जो हिंदू हैं, तो ट्राइबल पे कहाँ नहीं लगेगा, और सिख में भी आनंद कर्ज कैसे लगेगा, ये सब बातें करता है। यानी कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट ये सारी बातें। फिर हम 2 में जाएंगे तो यहाँ आर्टिकल 366 का 25 आपको दिखेगा। आर्टिकल 366 का 25 शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्शन देता है, और यहाँ आप देखते हो कि अलग अलग धर्म के सिंबल बने हुए हैं, और इस देश में उन सब की प्लूरलिटी को रिस्पेक्ट किया जाता है। और इसीलिए ये जो नाग बना हुआ है, ये नाग का मतलब होता है नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, जो आप सेक्शन 29 में भी देख सकते हैं। यानी कि जब सेक्शन 29 शुरू होगा तो सारे एक्ट फेल हो जाएंगे। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनीवेयर इन द एक्ट सेक्शन 29 शैल प्रिवेल। 30 रिपील हो चुका है, इसीलिए इसको ब्लैक कलर में दिखाया हुआ है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सेक्शन 29 क्या बोलता है, कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो जहां आ जाएगा 1954 का, तो ये एक्ट प्रिवेल नहीं करेगा। इसी तरह सेक्शन 4 कस्टम और यूसेज को प्रिवेल कराएगा। कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूं। आप नीचे देखें तो यहाँ पर MCPJ माइनस यानी कि जैन, पारसी, जहाँ पर या क्रिश्चियन या मुस्लिम, तो आप देख सकते हैं कि
माइनस का मतलब है कि हम कंपेल नहीं करते, हिंदू मैरिज एक्ट को इनके ऊपर नहीं थोपते। और फिर आप देख सकते हैं 3 में डेफिनेशन क्लॉज है, जहां सिविल जज जो है अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो डीजे साहब की पावर को डेलीगेट किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट जज साहब की पावर को, और इसीलिए हिमाचल में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट जो है वो डेलीगेट होकर एक नॉर्मल सिविल जज के पास भी किया जा सकता है। और ये आपने जुरिस्डिक्शन की बात देखी। अब हम देखेंगे केवल मोटे तौर पर सेक्शन 5 और 7 को अगर पिंक कलर में दिखाया है, और 5 के आप देखें 1 2 3 4 5 में 1 4 और 5 पर्पल कलर है, जबकि 2 और 3 को पार्टली पर्पल किया गया है। इसका कनेक्शन जो है वो राइट हैंड साइड में आपको दिख जाएगा कि 11 पूरा पर्पल है, यानी कि सेक्शन 5 के 145 की वायलेशन में अगर कोई शादी हो तो वो पर्पल यानी वॉइड हो जाएगा, जबकि 12 में वॉइडेबल होगा यानी पार्टी के ऑप्शन पे होगा। और ये सेक्शन 13 नंबर यूरोप वाले बहुत अनलक्की मानते हैं, और इसीलिए इसमें डिवोर्स के ग्राउंड है और इसका अलग फॉर्मूला है। अगर हम नीचे जाएं तो इसको अलग से भी दिखाया गया है। इस तरीके से सेक्शन 13 को समझा जा सकता है। सिंगापुर सिटी का डीसी उर्मिला मातोंडकर के साथ लास वेगास रात के 7 बजे गया। ये एक नेमोनिक टेक्निक है जिससे कि आपको सारे ग्राउंड्स हम बाद में बताएंगे। ये बर्मो का जो ग्राउंड है जो ऑरेंज कलर में है ये वीमेन स्पेसिफिक है, इसीलिए यहाँ पर लेडी खुश हो रही है, यानी कि लड़कियों के ग्राउंड ज़्यादा हैं। ये सारे ग्राउंड तो हम बाद में पढ़ेंगे। 13 का ए 13 का बी भी हम देख सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं ये जो गौतम बुद्धा मिडिल पाथ का जो प्रोविज़न है सेक्शन 10 या जेविस लॉ से जो आया सेक्शन 9, इसको भी हम बाद में देखेंगे। ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट क्या चीज़ है और इसको क्यों ऑर्डर 21 रूल 32 33 के साथ पढ़ते हैं। ये सर का फॉर्मूला क्या है, 13 के 1 कैपिटल ए का 2 क्या है, हम हर चीज़ का कनेक्शन देखेंगे। हम यहाँ पर सेक्शन 5 के 1 2 3 4 5 में सेक्शन 18 और 17 का कनेक्शन देखेंगे, और पोकमा के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये पोकमा क्या है। ये अलाउद्दीन खिलजी आपको दिख सकता है, इसको बड़ा करने पर आपको धर्मेंद्र हेमा मालिनी दिख सकती है, थोड़ा सा ये ब्लर्ड हो गया। यहाँ उर्मिला मातोंडकर, हर चीज़ आपको ये भाई बहन और ये अलाउद्दीन खिलजी में कज़न, फर्स्ट कज़न, ये आपको दिख सकते हैं। इन सब का क्या सिग्निफिकेंस है। सेक्शन 16 में अगर आपको मैं बड़ा करके दिखाऊं तो ये नजायज़ मूवी का पोस्टर, यानी कि ये क्या बोलना चाहता है। सेक्शन 23 को हमने और डिटेल में अगर हम नीचे देखें तो यहाँ ब्रेन और दिल, जज साहब कब दिल यूज़ करेंगे और कब दिमाग, ये सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है इस कानून को। और ये सारा डिटेल हम जो ये मैं रावण कहता हूँ अपने इस पिरामिड को, अपने चार्ट को, जहाँ पर आपको दिख रहा है सेक्शन 19 20 21 इस तरफ और इस तरफ 22 24 25, तो ये और बीच में 23, ये क्या है, DCE क्या चीज़ है, 29 क्या है। इन सब के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में।